थोड़ा सा अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो किस बंदे को सामान देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले धक्का लेकर आई और 15 दिन बाद मुझे घर में लेकर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। कपल ऑफ डेज से जो एक केस अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से कोकेन का केस जो है वो सामने आया और बहुत सारे जो उसने केस ने मोड़ लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ, उन सारे सवालात पर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं खुरम पाशा साहब। खुरम पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से जो इस वक्त केस की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर अब फर्दर हम लोग और भी आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छा, इसमें एक सबसे पहले तो बड़ी अहम बात है, जिस तरह कराची पुलिस चीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया था कि जी पिंकी को कराची से गिरफ़्तार किया गया है। तो जो अब तक के हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं वो उनके दावों की नफ़ी करते हैं और इस चीज़ की अब तो तस्दीक होना शुरू हो गई है कि पिंकी को लाहौर से ही गिरफ़्तार किया गया। और वो जो एक फ़ेक वीडियो कराची में बनाई गई उसकी गिरफ़्तारी की, वो सारा वो वीडियो भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो एक ड्रामा है और जिस अंदाज में पुलिस बड़े आराम से एक फ़्लैट के अंदर दाखिल हो रही है। दूसरी बात है कि आज आपको एक बड़ा फ़र्क नज़र आया होगा कि जिस वक्त आज उसे अदालत में पेश किया गया। मैं गुज़श्ता रोज़ भी एक बात की थी कि इस वक्त अनमोल पिंकी का केस जितना हाईलाइट हो गया हुआ है और इसमें जितने माफियाज बेनकाब होने जा रहे हैं, जितने अशराफिया बेनकाब होने जा रहे हैं, तो अनमोल पिंकी की जान को ख़तरात लाहक हैं। और आपने देखा कि आज एक गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे और दूसरी जानब पहली पेशी में और आज की पेशी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि पहली पेशी में वो दंदनाते आ रही हो और आज तो उसका चेहरा भी ढांपा जा रहा था ज़बरदस्ती, और वो बोलने की कोशिश भी कर रही थी, ताहम उसे बोलने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी वो कई ऐसी बातें कर गई कि जो एक सवालिया निशान है। उसमें खसूसी तौर पे एक बात, एक उसका एतराफ़ कि लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, दूसरा उसका ये एतराफ़ भी कि जी मुझे मजबूर किया जा रहा है कुछ नाम लेने में, जिसमें खसूसी तौर पे बनीगाला का भी इशारा दिया। उसने इशारा क्या दिया, उन्होंने डायरेक्ट किया कि बनीगाला से वाबस्ता एक शख्सियत का नाम भी लेने पे मजबूर किया जा रहा है। खैर, ये तो अब एक इल्ज़ामात का भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात है जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि क्या जो माफियाज पिंकी नेटवर्क का हिस्सा थे वो आपके हमारे इस अवाम के सामने आ सकेंगे, उनके नाम आएंगे या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। और माजी में भी ये देखा गया है कि ये बहुत मज़बूत नेटवर्क होते हैं जो ड्रग्स स्मगलर्स होते हैं, ये कोई आम लोग नहीं होते। इसमें सियाह फार्म्स का भी जिक्र किया जा रहा है, गैर मुल्कियों का भी जिक्र किया जा रहा है। और अगर आप मुंशियात से रिलेटेड जो मुलज़मान ख़वातीन मुलज़मान हैं, आज भी अगर हम लाहौर की बात करें तो कोटलखपत जेल की जो ख़वातीन की जो जेल है उसमें आप देखेंगे कई ऐसी ख़वातीन हैं, उनमें भी कई ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने सियाह फार्म से शादियां की हुई थी या रिलेशन रखे हुए थे। उसकी बुनियादी वजह है कि वो लोग एक बेसिक चेन होती हैं ड्रग्स की फराहमी के हवाले से। और अब तक एक और चीज़ आपके सामने आई होगी, दावे तो ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अब तक वो जो नाम पोशीदा रखे जा रहे हैं उन्हें बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? और अब जबकि ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि पिंकी को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, उसका घर भी दिखाया जा रहा है, तो फिर ये हमारे लाहौर पुलिस के सिस्टम के पर भी एक तमाचा है कि जब इतनी सख्ती, जब CCD की तरफ से मुंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है, तो उन हालात में भी पिंकी का नेटवर्क यहाँ पर काम करता रहा। इसके बाद एक राना अकरम इंस्पेक्टर जिसका नाम बारहा मरतबा आ रहा है, अब तक उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है? और राना अकरम के जो माजी के भी अगर आप कुछ कारनामे देखें जो जॉर्डन गैंग से शुरू होते हैं, उसके बाद अमाद बट स्पीडी एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था। और आपको याद होगा उस दौर में एक अदाकारा है निगार चौधरी, उनकी भी खासी वीडियो सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी कि जिसमें उन्होंने राना अकरम पर खासे संगीन इल्ज़ाम साबित किए थे। अच्छा, ना सिर्फ उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे बल्कि उन्होंने कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ प्रूफ भी मीडिया के सामने पेश किए थे। और ठीक है,
अब ये चीज़ तो साबित हो गई भी है कि मैं देख रहा था 2024 से ये कहानियाँ चलती आ रही हैं, क्योंकि 2024 में जॉर्डन गैंग जब गिरफ़्तार किया गया था, वहाँ से ही अनमोल पिंकी की कहानी का आगाज़ हुआ था। उस दौर में ही इमाद भट्ट स्पीटी गैंग को गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद अनमोल पिंकी को जॉर्डन गैंग के इंकशाफात पर ही गिरफ़्तार किया गया था, ताहम उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ना हुआ। और उस वक़्त भी ये बातें मंजर आम पर आई थी कि पुलिस ने कोई डील करके किसी एक बड़े ड्रग डीलर खतून थी जो उसको रिहा कर दिया। अब आके उन बातों की जो तस्दीक है वो सामने आनी। अच्छा पाशा साहब, अभी क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में इस सारे केस के हवाले से, इस सारी जो भी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं अनमोल उर्फ पिंकी केस के हवाले से, सबसे पहले तो मैं कराची में ही रहूँगा, ये पूछूंगा आपसे कि इट्स बीन आलमोस्ट, अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 15 साल से दावा किया गया कि 15 साल से अनमोल उर्फ पिंकी इस कारोबार में, इस घिनौने धंधे में जो है वो अपनी सरगर्मियाँ कर रही थी। उसके बाद आज की उसकी जो बयानात हैं, जो कि कोर्ट के अहाते में उसने ड्यूरिंग जो पुलिस की कस्टडी में जो बयानात दिए, जिसमें उसने ये कहा कि बनी गाला में जो लोग हैं उनका नाम लेने पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस लेवल के ऊपर, क्योंकि आप बड़े सीजनड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या इस लेवल के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उसको इस लेवल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन में जो है वो बात की गई होगी, या वो खुद भी तो एक बहुत क्रिमिनल माइंड की खातून है? तो क्या कहते हैं, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? एनालिसिस आपका मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें, जो अगर तो उसको वाकई मजबूर किया जा रहा है, तो आजकल जो हालात बनी गाला के हवाले से पिछले चंद सालों से चल रहे हैं, तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये कहना कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, उसका नाम लो, उसका नाम लो। अच्छा, ये मामलात होते हैं अमूमी तौर पे, कई ऐसे केसेस देखे गए कि इसलिए तो केस ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए तो फिर मुलज़मान को ज़मानतें मिल जाती हैं कि जब आप एक लाइन ऑफ एक्शन है, एक मुलज़म आपके सामने जो इंकशाफात कर रहा है, आप उस पर ही चलें, बजाय इसके कि आप कोई ज़ाती मुफादात के लिए, ज़ाती गरज के लिए झूठे नाम डलवा दिए जाएँ। और ऐसे कई मामला जो सियासी तौर पे भी किए जाते हैं और फिर बाद में वो मुकदमा झूठे भी निकल आते हैं। और आपको एक छोटा सा आपको एक वाक़या सुनाऊंगा मैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, कि जो हमारे एक सियासतदान हैं इस वक्त बड़े अहम, राना सनाउल्लाह खान, एक दौर में उनके ख़िलाफ़ भी आपको पता है एक मुंशियात का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें उन्हें काफ़ी अर्सा जेल में भी रखा गया। उसके बाद उनकी रिहाई भी हो गई। खैर, वो तो एक सियासी बेस पे था। लेकिन अब आप ये देखें, आप कराची की बात करें या लाहौर की बात करें, आज 12 मरतबा सब लोग ये शोर मचाते हैं कि कोई कहता है जी 15 साल से काम कर रही थी, 18 साल से कर रही थी, 13 साल से कर रही थी, जितने भी सालों से कर रही थी। खैर, इट्स अ लॉन्ग टाइम, ये कोई छोटा अरसा नहीं है कि अगर एक मुंशियात फरोश 15 साल से भी अपना काम कर रहा है, तो फिर ये कराची पुलिस की भी नेगलिजेंसी है, ये लाहौर पुलिस की भी नेगलिजेंसी है। और आज कराची पुलिस चीफ भी ये बात करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज हैं। तो क्या पहले कराची पुलिस सोई हुई थी? और वो क्या इतना बड़ा कोई ये अफलातून थी कि जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही थी? आप यहाँ से अब लाहौर पुलिस की भी कारकर्दगी। अच्छा सर, लाहौर, वेरी सॉरी टू कट यू, लाहौर पुलिस की बात अगर आपने की, तो लाहौर पुलिस में आज आपने खबरें भी देखी, हमने भी रिपोर्ट किया, हमने जाकर बाकायदा देखा भी कि जो जिस सोसाइटी में जो अनमोल उर्फ पिंकी रहाइश पजीर थी और वो जो 5 मरले का घर था, उसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 पोर्शन है और ये दरमियान वाले पोर्शन में रहाइश पजीर थी। और बड़ी जो एक अहमियत के हामिल एक बात जो है ये है गौरतलब के उस सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल्स थे वहाँ पर। और वो जो सारा एरिया है नवाब टाउन का, पाइन एवेन्यू जो सोसाइटी है, रायवन रोड का जितना एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस आमतौर पर जितने भी विंग्स हैं, डीएजी ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी के जो विंग्स हैं, ये हमेशा ये कहते हैं कि जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको बाकायदा उनके पीछे रेकी की जाती है, उनके पीछे इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये कैसे उस इलाके में जो कि लाहौर का दिल भी इस वक्त बना हुआ है, इतने अरसे से वहाँ पे रहाइश पजीर थी और अपना पूरा रिकॉर्ड चला रही थी? जी, एक चीज़ तो साबित हो गई इस बात से कि पुलिस की मिली भगत के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर वो करोड़ों रुपया रिश्वत देकर रिहा हो सकती है और फिर उन्हीं लोगों के सर पर दोबारा अपना धंधा चमकाए हुए थी,
तो वो चीज़ें तो सामने आ गई हैं। दूसरी एक चीज़ आप काफ़ी अर्सा से नोट कर रहे होंगे कि जब भी कोई मुंशियात फरोश गिरफ़्तार होता है तो एक प्रेस रिलीज़ पुलिस की तरफ से जारी की जाती है, और उस प्रेस रिलीज़ का आगाज़ ही यहाँ से होता है कि जी तलीमी इदारों में मुंशियात की सप्लाई करते थे। अब उठाया उसको, चाहे किसी गली महल्ले से हो, उसका किसी तलीमी इदारे से तल्लक भी ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं उन इलाकों में अब इस वक्त हॉस्टल्स की भरमार है। उसकी बुनियादी वजह वो चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो इस वक्त एक ख़ास मुकाम भी रखती हैं, और ख़ासे तलबा की जो तादाद है वो लाहौर से बाहर के शहरों की वहाँ मौजूद है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो हॉस्टल्स भी जो हैं वो जुराइम का गढ़ बन चुके हैं, और वहाँ पे मुंशियात का इस्तेमाल या मुंशियात की जो सप्लाई का काम है वो अब एक मामूली सी बात है, और ये ख़ासे अरसे से देखा जा रहा है। और मैं अगर ये अब आप इसे इल्ज़ाम कह लें या इसे एक हकीकत कह लें कि कोई भी जुर्म हो, चाहे ख्वाह किसी भी इलाके में हो, पुलिस की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये सवाल इस वक्त CCD पर भी है कि जब CCD ने इतना बड़ा क्रैकडाउन मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ शुरू जब किया था, तो मेरा ख़्याल है CCD में कोई नए लोग नहीं हैं, सब पुराने हैं और सब भेती हैं लाहौर के, और सब जानते हैं कि कौन कौन यहाँ मुंशियात फरोश है, किस किस का यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है। तो क्या वो माजी की तरह पिंकी को नज़रअंदाज करते रहे और वो उन्होंने पिंकी पर हाथ नहीं डाला? और अगर अब भी ये एहसास इदारा हाथ ना डालता तो पिंकी का मकरो जो धंधा था वो चलता रहना था। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कि पुलिस या जितने भी अमन व अमान के जो इदारे हैं उनके मदद के या उनकी जो मिली भगत के बगैर जो है वो इस तरह का इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, मेरे भी इल्म में इजाफा कीजिएगा कि थाने में मौजूद जो SHOs होते हैं या उनके नीचे जो अमला होता है, क्या उनका काम नहीं है कि वो अपने इलाका थाना के अंदर जो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड अपनी जॉब करें, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से इलाके में कौन रहता है, किस इलाके में क्या हो रहा है। और नवाब टाउन के इलाके में अगर इतना बड़ा रैकेट चल रहा था और एक इतनी बड़ी मशहूर ज़माना खातून जो कि पिछले इतने अरसे से काम कर रही थी, उसके बारे में अगर इलाका थाना में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या CCD का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन इदारों का क्या फ़ायदा? फिर आम जो शहरी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके बारे में बताया गया कि 15 से 25 साल के जो स्टूडेंट्स को ये टारगेट करती थी, वो तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, और पुलिस और इदारे जो है क्या कर रहे हैं फिर इस हवाले से? अच्छा चलिए, अभी हम ना इस इंफॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं कि वो गुज़श्ता तकरीबन 1 बरस से नवाब टाउन के इलाके में थी। तो फिर नवाब टाउन के इलाके में जो गुज़श्ता 1 साल के दौरान SHOs रहे हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना बनती है ना, कि क्या वो सोए हुए थे? और ये पॉसिबल नहीं है कि आजकल जो एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम इतना फास्ट है कि किसी SHO को ये पता ना हो कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि गुज़श्ता 1 बरस के दौरान वहाँ पे जो भी SHOs हज़रात रहे हैं, चाहे वो 1 रहे हैं, 2 रहे हैं, ज़ाहिर है तबादले होते रहते हैं, कई बड़े बड़े लंबी तैनातियाँ भी हासिल करते हैं, तो फिर उस मुतलका SHO के ख़िलाफ़, उस मुतलका DSP के ख़िलाफ़, इवन उस SP के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनकी नाक तले ये पिंकी का नेटवर्क चलता रहा है। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम पाशा साहब के गुज़िश्ता रोज़ हमने रिपोर्ट किया और कराची पुलिस के ज़राए ने ये बताया कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है, उसने बताया कि वो 2024 में CIA कोतवाली, जो कि लाहौर का सबसे बड़ा CIA कोतवाली सेंटर है, उस वक्त CIA था, अभी CCD है वहाँ पर वो तकरीबन 10 से 15 रोज़ उसे रखा गया, और ज़राए के मुताबिक जो उस वक्त के CIA SP थे वो बाकायदा उसको खुद इन्वेस्टिगेट करने गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा ये मामला राना अकरम और उसके दरमियान में पनपना, और उसके जो उसमें उसके बाद फिर उसको शादी भी हुई, वो आपस में काम भी करते रहे, ज़राए ये कहते हैं। तो इसके पीछे जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने जो CCD को ये इंक्वायरी सौंपी है, क्या होगा कुछ इस हवाले से? क्या कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे? देखिए, आने चाहिए। और अभी एक बात है कि सिर्फ़ अगर आप बड़ी ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ साबिक़ पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम की तफ्तीश कर ली जाए और उसे उन अफसरान के हवाले ना किया जाए जो उसके मोहब्बत वाले हैं या उसके यार हैं, गैर जानिबदार किसी पुलिस अफसर को जो ईमानदार हो, क्योंकि ऐसे महकमे में बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं,
तो आप राना अकरम को की तफ्तीश उनके सुपुर्द करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है पाशा साहब के? कुछ ज़रा ये कहते हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी ने उस वक़्त तकरीबन मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपया दिया। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि 50 लाख रुपया और 2 लग्जरी गाड़ियाँ दी और जिसके एवज़ में उसको छोड़ा गया और उसके बाद राना अकरम ने जो है उससे शादी की और उसका फिर वो जो है वो राइट हैंड बना रहा लाहौर में। अच्छा देखिए, जहाँ तक पैसों की बात है ना, वो ख़ास 7 करोड़ है या वो कितनी भी रकम है, वो हम लोग साबित नहीं कर सकते ना। हमारे पास ऐसे कोई एविडेंस मौजूद हैं कि हम कहें जी राना अकरम ने 7 करोड़ रुपया लिया है। बट ये बातें तो हाँ चली, सामने भी आई। अब ये अनमोल पिंकी बेहतर बता सकती है और ये बता चुकी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कराची पुलिस के हवाले किए जाने से पहले 8-10 रोज़ वो जिन हाथों में थी उसने सारे इंकशाफात किए हैं। अच्छा, आगे राना अकरम ये बता सकते हैं। मैंने क्यों कहा है कि राना अकरम, अगर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आप राना अकरम की तफ्तीश करते हैं तो फिर उससे पता लग सकता है, क्योंकि उस अकेले ने तो पैसे नहीं खाए उन्हें। वो पैसे अगर उसके ज़रिए मज़ीद अफसरान तक गए हैं, क्योंकि कई अफसरान के नाम सामने आ रहे हैं, वो आपको भी पता है। बट अभी हम उन्हें इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि हमारे पास उन अफसरान के हवाले से कुछ ऐसे एविडेंस नहीं है। राना अकरम का नाम तो डिक्लेयर हो गया हुआ है। और जहाँ तक रही बात कि राना अकरम ने उसके साथ शादी की थी, कई बाज़ हल्के इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि शादी नहीं थी की हुई, वैसे ही उसके साथ तल्लुकात थे। उसने एक रखेल के तौर पर उसको रखा हुआ था और उसके कारोबार को वो प्रमोट कर रहा था, उसका साथ उसका हिस्सेदारी थी या जो भी था उसका सिलसिला। तो इस वक्त अगर आप सिर्फ लाहौर पुलिस के सिस्टम को देखना है और असल हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं, तो फिर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम का किरदार बहुत अहम है। उससे एक शफाफ तफ्तीश किया जाना बहुत अहम है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, अगर एक आम शहरी पतंग उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी ज़मानत करवाई जाती है। अगर एक बंदा वन व्हीलिंग करता पकड़ा जाता है, उसकी ज़मानत होती है, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जाता है। 3 रोज से हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड ही की बातें कर रहे हैं कि क्यों ना अनमोल उर्फ पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना, आल्दो कि उसके ऊपर पर्चे भी हुए। जो ये CRO ब्रांच इतनी बड़ी ब्रांच है, DIG इन्वेस्टिगेशन के अंडर सुपरविजन काम कर रही है, बाकायदा इसका लाहौर में SP CRO होते हैं। क्या मैकेनिज़्म है ऐसा कि इसका CRO ना बन सका? और क्या राना अकरम इतना ही इन्फ्लुएंसर था कि उसने पूरे लाहौर पुलिस के सिस्टम को हाईजैक कर लिया और अनमोल उर्फ पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनने दिया? अच्छा, अब आप ये भी देखें, अभी भी नेग्लिजेंसी देख लें, पता नहीं अब कल क्या होता है क्या नहीं होता। ये इतना कौन सा मुश्किल काम है? इसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। एक जाहिल बंदे को भी अगर आप ये बात कहेंगे, वो भी इस बात का निचोड़ बता सकता है कि उसका CRO रिकॉर्ड ना बनना, उसको गिरफ़्तार ना किया जाना, उसकी मज़ीद कार्रवाई ना किया जाना, ये सारे का सारा कसूर मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान का है, इन्वेस्टिगेशन विंग का है, ज़िम्मेदारी उनकी है। अच्छा, अब जो मुकदमा दर्ज हुए, अगर वादत कॉलोनी का है, इकबाल टाउन का है, लियाकताबाद का है या कोट लखपत ख्वाह किसी भी थानों का है, जो तफ्तीशी अफसरान उन मुकदमात को डील करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या एक्शन लिया गया? ठीक है, ज़िम्मेदार इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग है मुतल्लिका, कि जिन जिन के हाथों में वो उस मुकदमा की तफ्तीश रही, जो उस मुकदमा को लेके आगे चलते रहे, जो इनको रिलीफ देते रहे। तो वो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है कि उसके लिए इतना लंबा इनको अरसा दरकार हो कि वो ये जांचते रहें, वो ये ढूंढते रहें कि कौन तफ्तीशी था, उसने क्या किरदार अदा किया। एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है, लेकिन अभी तक उन इन्वेस्टिगेशन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई।